धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी क्या स्टेटस है? देखिए, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। इसमें इसका पहला स्टेज ये है कि हाउस टू हाउस सर्वे। तो ये सर्वे 75% कंप्लीट हो चुका है और अपेक्षित ये था कि मार्च के एंड तक ये सर्वे हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिसके कारण एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी इसको हम फाइनल कर पाएंगे। तो वो चीजें मुझे लगता है अप्रैल तक हम लोग करेंगे। लेकिन साथ साथ जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों के लिए या जिनको घर देना है या ट्रांजिट कैंप देना है, उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो गई है। जो रेलवे की लैंड हम लोगों ने ली थी, उस लैंड पर रेलवे को कुछ ऑफिसेज बनाकर देना है और बची हुई लैंड पर हम लोग घर बनाना शुरू करेंगे और उसके बाद एक एक सेक्टर को हम खाली करते जाएंगे और कुछ और जगह भी हम लोगों ने घर बनाना शुरू किया है। तो जिसके कारण धारावी का जो ये क्षेत्र है, इसको हम लोग स्लम फ्री कर पाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये पहला प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने तय किया जो इनएलिजिबल है उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं तो दूसरी जगह जाकर झोपड़ा बनाएगा। तो हमने जो एलिजिबल है उनको हम फ्री घर दे रहे हैं और जो इनएलिजिबल है उसको हम लोग रेंटल हाउसिंग दे रहे हैं। और रेंटल हाउसिंग में 12 साल रहकर रेंट पे कर फिर कुछ पैसे भरकर अपने घर का मालिक बन सकता है। इस प्रकार की योजना उसके लिए लाई है। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों के मन में भी उसके प्रति एक बहुत कॉन्फिडेंस तैयार हुआ है। आपने देखा होगा अभी पिछले 15 दिन पहले धारावी के लोगों ने धारावी प्रोजेक्ट के सपोर्ट में एक मोर्चा निकाला। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन एक बड़ा मोर्चा था और लोग कह रहे थे कि नहीं, धारावी प्रोजेक्ट हमको करना है और इसको आप फास्ट कीजिए। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है और धारावी को हम पूरा करके दिखाएंगे। देवेंद्र जी, कुछ प्रोजेक्ट्स में अड़चने आई हैं लैंड एक्विजिशन को लेकर, जैसे कि आरामको प्रोजेक्ट में। तो आने वाले जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे उसमें लैंड एक्विजिशन के इश्यूज को आप किस तरह से आपकी अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो हमारा रिफाइनरी का प्रोजेक्ट था, उसमें हम लोगों ने हमारे स्टेट का बहुत बड़ा लॉस किया, क्योंकि जो जगह हमने तय की थी जिसमें लोग तैयार थे, लेकिन उस समय के हमारे पार्टनर उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने उसको प्रेस्टीज इशू बनाया और उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में हम यहाँ बनाने नहीं देंगे। और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने और शायद हम लोग वहां नहीं बना पाए। अब हमने नई जगह देखी, उसके भी कुछ अड़चने हमको आ रही है, लेकिन उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं ऐसा मानता हूं कि ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी को अगले 20 साल तक एक प्रकार से और देश की अर्थव्यवस्था को भी बदलने की उस प्रोजेक्ट में एक क्षमता थी। अभी मैं केंद्रीय मंत्री महोदय से मिलने गया था और हम लोगों ने उनको ये कहा है कि अब इस प्रोजेक्ट को हम फास्ट ट्रैक पर लाए। वहां पर ये भी विचार चल रहा है कि 60 मिलियन टन की कभी हम लोगों ने कैपेसिटी तैयार नहीं की है, तो इसको 2020 की 3 में करे, इस प्रकार का भी विचार चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में हम इसको करेंगे। जी, एक तरफ बात हो रही है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, एक डबल साइज करने की, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एग्रीरियन डिस्ट्रेस है फार्मर्स को लेकर, मराठवाड़ा और विदर्भा में, और स्पेशली सोयाबीन और कॉटन फार्मर्स का। तो ये जो इश्यूज हैं, इसको आप किस तरह से इनको टैकल कर रहे हैं? देखिए, जहां तक सोयाबीन फार्मर्स की और कॉटन फार्मर्स की बात है, तो हम लोग कॉटन और सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदते हैं और इस साल हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। जितनी खरीद इस साल हमने की है, मतलब अगर हमारे देश के मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, हरियाणा, ऐसे 6 राज्य है जो सोयाबीन में काफी अच्छा काम करते हैं। ये 6 राज्यों की टोटल खरीद जितनी है, उससे 124% ज्यादा खरीद अकेले महाराष्ट्र ने की है। तो बहुत बड़े पैमाने पर हमने सोयाबीन की खरीद की है, कॉटन की भी खरीद की है। अभी सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र का जो इलाका ड्राउट प्रोन है, क्योंकि 52% महाराष्ट्र ये ड्राउट प्रोन महाराष्ट्र है, 48% ही ब्लेस्ड है। तो हम लोगों ने अभी इसको ड्राउट फ्री करने का एक प्लान तैयार किया है, जहां एक और हम लोग वाटर कंजर्वेशन के माध्यम से, स्मॉल स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं। वहीं हम लोगों ने बहुत एम्बिशियस ऐसे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं, जिसमें एक वैनगंगा नलगंगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 450 किलोमीटर की नई नदी हम तैयार कर रहे हैं और इसके कारण जो विदर्भ के 7 डिस्ट्रिक्ट है
ये डिस्ट्रिक्ट टोटली डाउट फ्री होंगे। इस नदी पर 31 डैम्स हम लोग तैयार करेंगे, 2 डैम्स को हम उसकी हाइट तैयार करेंगे, बढ़ाएंगे, और इस कब तक तैयार होंगे? इसकी शुरुआत हम लोग अगले साल करेंगे, 7 साल उसके बाद उसको लगेंगे। लेकिन इसके कारण ये ड्राउट अफेक्टेड एरिया में 10 लाख एकड़ जमीन ये सिंचित होगी, इरिगेटेड होगी, साथ में इंडस्ट्री के लिए पानी होगा, पीने का पानी होगा। सेम वे हम लोगों ने दूसरा एक योजना तैयार की है कि महाराष्ट्र जो है इसमें 49% ये गोदावरी का बेसिन आता है, और गोदावरी का बेसिन ये डेफिसिट बेसिन है, और हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट के कारण वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो रिवर का पानी सीधा समुद्र में बहकर चला जाता है, जिसका उपयोग हमको नहीं होता। अभी हमने वहां एक नदी जोड़ का एक कार्यक्रम हाथ में लिया है, जिसमें 54 टीएमसी पानी ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का ये लाकर हम लोग गोदावरी का जो हमारा बेसिन है उसमें ला रहे हैं। इसके कारण नॉर्दर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा ये जो एरिया है ये टोटली ड्राउट फ्री होगा, और इसके कारण पूरे महाराष्ट्र को हम एक प्रकार से ड्राउट मुक्त कर पाएंगे। तो ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, करीब 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी शुरुआत हमने की है और हम इसको पूरा करेंगे। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गार्डियन मिनिस्टर भी हैं गढ़चिरौली के, तो आपका गढ़चिरौली को लेकर ग्रोथ प्लान्स क्या है, स्पेशली क्योंकि वहाँ माओवादी चैलेंज भी काफी है? देखिए, गढ़चिरौली को माओवाद के लिए जाना जाता था, और गढ़चिरौली का जिक्र जब होता था तो लोग माओवाद की बात करते थे। हमारे यहाँ पर तो हमारे प्रशासन में किसी को सजा देनी है तो इसको गढ़चिरौली भेजो बोलते थे, इस प्रकार की गढ़चिरौली की स्थिति थी। बट नाउ गढ़चिरौली इज बिकमिंग द न्यू स्टील सिटी ऑफ इंडिया। अब वहां पर जिस प्रकार से स्टील में निवेश आ रहा है, जिस समय मैं पिछले मेरे रेजिम में मैं चीफ मिनिस्टर के साथ साथ गृह मंत्री भी था, उस समय मैंने प्रयास किया, वहां पर पुलिस का संरक्षण दिया और माइनिंग की एक्टिविटी शुरू की। जब शुरू हुई तो माओवादियों ने भी विरोध किया, लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन हम लोगों ने शांति के साथ लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ माइनिंग को शुरू किया। धीरे धीरे लोकल कम्युनिटीज को उसका फायदा ध्यान में आया। परिणाम ऐसा हुआ कि आज हम लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी वहां पर और हमने ये कहा कि क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि जो आयरन ओर गढ़चिरौली में है हमारे देश का सबसे अच्छा है। द बेस्ट आयरन ओर इज इन गढ़चिरौली, ऐसा और ही कहीं नहीं है। और इसकी माइनिंग शुरू होने के बाद मैंने कहा कि इसको केवल एक कॉलोनी की तरह उपयोग मत लाइए, यहाँ पर एक पूरी स्टील की इकोसिस्टम तैयार होनी चाहिए। और उस समय हमने एक जगह वहां पर स्टील इंडस्ट्री के लिए दी। अभी मैंने पिछले महीने उसका उद्घाटन किया, और 25 मिलियन टन का एक और प्लांट अभी लॉयड के माध्यम से वहां लग रहा है। अभी हम डावोस में थे तो हमने 25 मिलियन टन के प्लांट के लिए हम लोगों ने 30 मिलियन के, जो शायद देश का सबसे बड़ा प्लांट होगा, उसके लिए हमने JSW के साथ एक MOU किया है, और वो भी वहां पर करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश कर रहे हैं। और ऐसे कई एक और हम लोगों ने वहां पर बड़ा प्लांट, उसका भी हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। तो एक प्रकार से पूरी इकोसिस्टम ये वहां पर तैयार हो रही है, और आने वाले दिनों में देश की सबसे बड़ी स्टील कैपेसिटी ये गढ़चिरौली में हमको देखने को मिलेगी। तो अभी तक जिस गढ़चिरौली को हम लोग माओवादियों के लिए जानते थे, अब वो स्टील सिटी एंड स्टील हब ऑफ इंडिया हो रहा है। हम गढ़चिरौली में एक नया एयरपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। हमने गढ़चिरौली को समृद्धि महामार्ग से एक एक्सेस कंट्रोल हाईवे से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ ये जो माइनिंग है इसका एक कॉरिडोर तैयार करके सारा और कैसे ट्रांसपोर्ट हो सके इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो गढ़चिरौली से लेकर तो जालना, जो कि जालना में एक हमारे यहाँ पर एक बड़ा एक इकोसिस्टम है, और इतना ही नहीं तो कोकण तक हम लोग इस ओर को ले जाने के लिए एक कंप्लीट डेडिकेटेड पाइपलाइन का भी निर्माण कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर ये बदलाव आज गढ़चिरौली में हम देख रहे हैं, और इसका परिणाम ऐसा है कि धीरे धीरे नॉर्थ गढ़चिरौली से नक्सलवाद माओवाद खत्म हो गया। साउथ गढ़चिरौली में मात्र 2 तालुकों में वो बचा है, लेकिन वो भी अगले 1 साल में हम खत्म कर देंगे।